नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 से रिलेटेड टॉपिक। देखिए दोस्तों, हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित टॉपिक्स के वीडियो देख रहे थे और आज के इस वीडियो में हम LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, है क्या कि हम LCR जो प्रेरकत्व है, संधारित्रता जो प्रतिरोध है, उनको श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से संयोजित करेंगे तो उसको LCR प्रत्यावर्ती परिपथ कहेंगे। और अनुनाद की स्थिति में भी उसका यदि अध्ययन करते हैं तो उसको हम LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ कह देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अर्ध शक्ति बिंदु या अर्ध शक्ति आवर्तियां। इस वीडियो के अंदर जो अगला जो बिंदु है वो है हमारे पास में बैंड चौड़ाई, और अंत में हम देखेंगे विशेषता गुणांक, गुणवत्ता गुणांक कहते हैं, उसको हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि LCR जो परिपथ है उसमें अर्ध शक्ति आवर्तियां क्या होती है। तो हम दोस्तों LCR परिपथ के अंदर से बहने वाली जो धारा है, धारा के शिखर मान या वर्ग माध्य मूल मान का आवर्ती के साथ में ग्राफीय निरूपण करेंगे और फिर हम उसके अंदर अर्ध शक्ति आवर्तियों को आप लोगों को बताएंगे कौन सी अर्ध शक्ति आवर्तियां होती है। दोस्तों, हमने आवर्ती तथा धारा के शिखर मान के बीच में ग्राफ पहले ही खींच लिया है। तो यहां पर सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि LCR परिपथ में, परिपथ हम LCR ले रहे हैं, LCR परिपथ में धारा का शिखर मान, तो धारा के शिखर मान, धारा का जो शिखर मान है उसको हम पुट कर रहे हैं दोस्तों IM से। शिखर मान IM, शिखर मान हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों IM, तथा हम ले रहे हैं यहां पर आवर्ती, आवर्ती को हम पुट कर रहे हैं F से, आवर्ती के मध्य ग्राफ। यदि हम ग्राफ खींचें तो किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा वो यहां पर अब देखिए। दोस्तों, हम एक तरफ इस ग्राफ के अंदर लेंगे आवर्ती और दूसरी तरफ हम लेंगे धारा का शिखर मान। दोस्तों, इस तरफ धारा का शिखर मान या वर्ग माध्य मूल मान भी हम ले सकते हैं, बट यहां पर हम धारा का शिखर मान लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं दोस्तों आवर्ती, यहां पर आप कोणीय आवर्ती भी ले सकते हैं, रेखीय आवर्ती F भी ली जा सकती है। दोस्तों, मैंने यहां पर IM लिया है और इधर रेखीय आवर्ती F ली है। यदि इनके बीच में ग्राफ खींचें तो हमारे को ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होता है। पहले जो पीक है वो अधिकतम होती है, फिर इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाती है। दोस्तों, यदि हम आवर्ती और धारा के शिखर मान के बीच में ग्राफ खींचें तो इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो धारा का शिखर मान होता है वो उस परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा होती है, लेकिन LCR परिपथ के अंदर जो धारा का शिखर मान होता है वो भी आवर्ती पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक बार इसको फिर से समझ लेंगे। हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि LCR परिपथ में, जो LCR परिपथ है उसमें धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान किस तरीके से पुट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। धारा का जो शिखर मान है वो लिखेंगे हम Vm बट्टे में Z से, और जो Z है उसकी वैल्यू होती है, ये प्रतिबाधा है, और इसका मान होता है R² प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, और इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं Vm बट्टे में R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 में ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में दोस्तों IM का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। यहां पर जब ओमेगा या F जब बदलता है तो इसकी वैल्यू यहां से चेंज होगी, IM का मान भी बदलता है। तो हम बता देंगे, कह देंगे कि जो धारा का शिखर मान होता है वो भी आवर्ती पर निर्भर करता है, उसकी वैल्यू आवर्ती पर डिपेंड करती है। दोस्तों, तो यदि हम आवर्ती की वैल्यू बढ़ाएं तो धारा का जो शिखर मान है
वो बढ़ता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके ऊपर वो अधिकतम हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ कम हो जाता है। हमने ये अंत में देख लिया था कि जो धारा का शिखर मान है वो अनुनादी आवर्ती पर होता है दोस्तों। जो हम अनुनाद की स्थिति हमने पढ़ी है उसमें देख लिया था कि अनुनाद की स्थिति के अंदर धारा की जो वैल्यू है वो अधिकतम प्राप्त होती है। IM का जो मान होता है दोस्तों वो अधिकतम होता है। IM का मान भी यहां पर बदलता है और यहां पर ये जो IM है वो मैक्सिमम हो जाता है दोस्तों। IM मैक्सिमम कि इस बिंदु पर धारा का जो मान है वो अधिकतम हो जाता है। उसके संगत जो आवर्ती होती है उसको हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं। FR से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो ये हमने पहले देख लिया था। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इस अनुनादी आवर्ती पर धारा की वैल्यू अधिकतम होती है, शक्ति से भी अधिकतम होता है। तो देखो यहां से मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। अनुनाद की स्थिति में जो धारा का शिखर मान है IM वो तो हो जाता है दोस्तों IM मैक्सिमम। IM मैक्सिमम तथा जो प्रतिबाधा है जिसको हम Z से लिखते आए हैं उसकी वैल्यू हो जाती है R के इक्वल, क्योंकि अक्ष C और अक्ष L दोनों बराबर हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां से अंडर में इस Z की वैल्यू है वो R निकल कर आएगी। अनुनाद की स्थिति में धारा का जो शिखर मान है वो IM मैक्सिमम के बराबर और जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के बराबर होती है दोस्तों। अनुनाद की स्थिति में यदि हम शक्ति क्षय की बात करें तो शक्ति क्षय भी अधिकतम होता है दोस्तों। शक्ति क्षय, शक्ति क्षय की बात करें तो शक्ति को हम P से लिखते हैं दोस्तों और जो शक्ति है वो होती है I स्क्वायर इंटू जेड। I स्क्वायर इंटू जेड की फॉर्म में हम पुट करते हैं तो यहां से IM स्क्वायर इंटू जेड और ये जो IM है अनुनाद की स्थिति में इसकी वैल्यू हो जाएगी IM मैक्सिमम और जेड की जो वैल्यू है वो है दोस्तों R। तो IM मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R हमारे पास में शक्ति आ जाएगी। ये जो शक्ति क्षय है वो भी अधिकतम होता है और ये भी अनुनाद की स्थिति में ही है। अनुनाद की स्थिति में धारा की वैल्यू ये होगी, जेड की वैल्यू ये होगी और शक्ति से ये होगा दोस्तों। ये आप लोगों को एकदम क्लियर कर लेनी है। फिर उसके बाद में हम यहां पर फिर से इस ग्राफ को देखते हैं कि अनुनादी आवर्ती से थोड़ी सी कम आवर्ती पर या थोड़ी सी अधिक आवर्ती पर दो ऐसे बिंदु होंगे इस ग्राफ में जहां पर शक्ति का मान अनुनाद की स्थिति में शक्ति का मान का आधा होता है। तो उन बिंदुओं को हम अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से इस चीज को क्लियर कर लेंगे, सुन लेंगे। अर्ध शक्ति बिंदु क्या है? अर्ध शक्ति बिंदु, और अर्ध शक्ति बिंदु को हम यहां पर देखिए दो ऐसे बिंदु होंगे जिन पर धारा का जो मान है वो अधिकतम धारा के मान का 1/√2 गुणा हो जाता है और जो शक्ति का मान है वो दोस्तों अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर एक बार क्लियर कर लेंगे कि इस बिंदु पर जो पीक पॉइंट है उसको हम P से कह दें और इस बिंदु को हम A से कह दें, इस बिंदु को हम B से कह दें दोस्तों। तो अनुनादी आवर्ती से थोड़ी सी कम आवर्ती पर या थोड़ी सी अधिक आवर्ती पर जो शक्ति का मान है अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा रह जाता है, उन बिंदुओं को हम अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। कि वे बिंदु जिन पर शक्ति का मान अनुनाद की स्थिति में शक्ति के मान का आधा रह जाता है अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। यहां पर यदि शक्ति P है तो यहां पर बिंदु A और B पर जो शक्ति की वैल्यू है वो P/2 रह जाएगी दोस्तों, आधी रह जाएगी दोस्तों। यहां पर इसके संगत जो आवर्तियां हैं उन आवर्तियों को हम F1 और इसके संगत जो आवर्ती है उसको हम F2 से पुट कर देंगे और इन आवर्तियों को हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहेंगे दोस्तों। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो आवर्तियां होगी उनको हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहेंगे। पहले एक बार ये क्लियर कर लीजिए कि अर्ध शक्ति बिंदु है क्या, कि IM मैक्सिमम तथा आवर्ती के मध्य खींचे गए ग्राफ में वे बिंदु जिन पर शक्ति का मान अनुनाद की स्थिति में शक्ति के मान का आधा रह जाता है अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि IM
व आवर्ती एफ के मध्य खींचे गए ग्राफ में वे बिंदु जिन पर शक्ति का मान अनुनाद की स्थिति में शक्ति से आधा रह जाता हो अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं दोस्तों। इन बिंदुओं को हम अर्ध शक्ति बिंदु कहेंगे। एक बार क्लियर कर लीजिए आप कि वे बिंदु जिन पर शक्ति का मान अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा रह जाता हो अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। और यहां पर ये जो बिंदु है वो ए और बी है दोस्तों। बिंदु ए भी अर्ध शक्ति बिंदु है और बिंदु बी भी अर्ध शक्ति बिंदु होता है दोस्तों। और अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो आवर्तियां होती है उनको हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहेंगे। तो यहां पर F1 और F2 है वो अर्ध शक्ति आवर्तियां होती है। बिंदु ए और बी के ऊपर जो शक्ति है बिंदु ए पर या हम कह दे बी पर जो शक्ति है उसको यदि मैं P1 से लिखूं तो वो अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति होती है उसकी आधी रह जाती है दोस्तों। अनुनाद की स्थिति में जो भी शक्ति होती है उसकी आधी रह जाएगी। जो शक्ति की वैल्यू है वो P/2 रह जाएगी दोस्तों आपके पास में। तो यहां से एक चीज ये क्लियर कर लेंगे कि जो शक्ति की वैल्यू है वो अनुनाद की स्थिति की आधी रह जाती है। P1 का जो मान है P1 है वो बिंदु ए पर या बिंदु बी पर शक्ति का मान है जो कि P/2 के बराबर। यहां पर जो शक्ति है वो है P। यहां से आप देखेंगे दोस्तों जो शक्ति है वो आधी रह जाती है। शक्ति की वैल्यू कितनी है P1। इस वाले फॉर्मूले को मैं दोस्तों अब यहां पर यूज में लेता हूं। इसी से हम एक रिजल्ट निकालेंगे, धारा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत। अर्ध शक्ति बिंदुओं की स्थिति में अर्ध शक्ति बिंदुओं पर जो धारा की वैल्यू है वो क्या होगी अब हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अर्ध शक्ति बिंदु को हमने लिखा है यहां पर ए और बी से। अर्ध शक्ति बिंदु यहां हमारे पास में है ए व बी पर। जो शक्ति का मान होता है वो अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा होता है दोस्तों। अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति है वो हमारे पास में अभी हमने आप लोगों को बताई है Im मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो शक्ति है उसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि Im का स्क्वायर इंटू आर और P की जो वैल्यू है वो अभी हमने देखी है कि Im मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू में R। यहां पर ये बट्टे में 2 पढ़ाई है, R से R कैंसिल हो गया। Im का स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया है Im मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2। यहां से हमारे पास में धारा की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी Im मैक्सिमम बट्टे में √2। इसका मतलब ये हो गया कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पर जो धारा का मान है, धारा का शिखर मान है, वो अनुनाद की स्थिति में धारा के मान का 1/√2 गुणा होता है, या धारा के शिखर मान का जो अधिकतम वैल्यू है उसका 1/√2 गुणा होता है। तो यहां पर जो वैल्यू होगी धारा की वो हमारे पास में है दोस्तों Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर। Im मैक्सिमम बट्टे में √2 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। और इन स्थितियों के अंदर जो शक्ति का मान है वो Fr की स्थिति में जो शक्ति है उसका आधा होता है। तो धारा की वैल्यू इस तरीके से रहेगी, धारा का जो मान है वो 1/√2 गुणा रह जाता है। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं को आप दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि Im और F के मध्य खींचे गए ग्राफ में वे बिंदु जहां पर धारा का जो मान है वो अनुनाद की स्थिति में धारा के मान का
1/√2 गुना रह जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। और अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो आवर्तियां होती है दोस्तों, उसको हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं। और यहां पर अर्ध शक्ति जो आवर्तियां हैं वो F1 तथा F2 है दोस्तों। अर्ध शक्ति आवर्तियां यहां पर दोस्तों F1 और F2 से लिखी गई है, F1 व F2 से लिखी गई। इसको आप ω1 व ω2 से भी पुट कर सकते हैं यदि कोणीय आवर्ती के रूप में इसको पुट करें तो। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं, अब इसका जो अगला जो बिंदु है वो है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई क्या होती है वो यहां पर समझ लेंगे आप लोग। बैंड चौड़ाई का मतलब है, इसको हम BW से, बैंड चौड़ाई को या तो BW से लिख देते हैं या सिर्फ बैंड चौड़ाई से ही रहने देते हैं। इसको दोस्तों हम लिखेंगे F2 माइनस F1 से, या इसको लिख देते हैं ω2 माइनस ω1 से। इसको आप समझ लेंगे दोस्तों कि जो अर्ध शक्ति बिंदु है उनके संगत जो आवर्तियां हैं उनका जो डिफरेंस होता है, उनकी जो चौड़ाई होती है, उन्हीं को हम कहते हैं बैंड चौड़ाई। एक बार फिर से देख लेंगे कि अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के संगत आवर्तियों का जो डिफरेंस है, अंतराल है, उनको हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। F2 माइनस F1 से या ω2 माइनस ω1 से हम इसको पुट कर सकते हैं। जो आवर्ती है इसके संगत वो F2, इसके संगत जो आवर्ती है वो F1। तो F2 में से जब F1 घटा देंगे तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास में आ जाएगा, और इसी को ही हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो आवर्ती है उसको हम बैंड चौड़ाई कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों हम बैंड चौड़ाई का एक व्यंजक भी फाइंड आउट करने वाले हैं। दोस्तों बैंड विड्थ की डेफिनेशन हमने अभी देखी है कि जब हम IM और F के बीच में ग्राफ खींचें तो उसके अंदर प्राप्त होने वाले जो अर्ध शक्ति बिंदु हैं उनके संगत जो आवर्तियां होती है उनको हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं। और अर्ध शक्ति आवर्तियों का जो डिफरेंस होता है, अंतराल होता है, उसी को ही हम बैंड चौड़ाई कहते हैं दोस्तों। यहां पर हम बैंड चौड़ाई का एक व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करेंगे। उस व्यंजक को यहां पर आप देखिए दोस्तों, बैंड चौड़ाई को हम F2 माइनस F1 से पुट कर सकते हैं। बैंड चौड़ाई को आप F2 माइनस F1 से या ω2 माइनस ω1 से पुट कर देंगे। इसका व्यंजक फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अर्ध शक्ति बिंदुओं पर, जो अर्ध शक्ति बिंदु है अभी जो हमने ग्राफ बताया उसमें A और B बिंदुओं से हमने पुट किया था। अर्ध शक्ति बिंदुओं के ऊपर हमने ये देखा है कि जो धारा का शिखर मान होता है IM, वो होता है IM मैक्सिमम बट्टे में √2 के इक्वल। हम IM को दोस्तों किस तरीके से पुट कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए VM बट्टे में Z से लिख सकते हैं, और इसको भी IM मैक्सिमम बट्टे में √2 को भी देखिए दोस्तों उसी तरीके से ही पुट किया जा सकता है। VM बट्टे में ये √2 तो एजीडी पड़ा है, इसको VM बट्टे में R से लिखा जा सकता है, क्योंकि जब धारा की वैल्यू IM के स्थान पर IM मैक्सिमम लेंगे तब Z के स्थान पर R आ जाएगा। इसको एक बार क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि जो IM होता है ओम के नियम से VM अपॉन में Z से लिखा जाता है, लेकिन अनुनाद की स्थिति में ये जो IM है वो तो हो जाएगा IM मैक्सिमम, और जो Z है वो हो जाएगा R के इक्वल। तो ये दोनों हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है। IM की वैल्यू VM बट्टे में Z, और यहां पर IM मैक्सिमम की वैल्यू VM बट्टे में R पुट कर दी है। VM से VM कैंसिल हो गया, तो Z बराबर आ गया हमारे पास में √2R। Z की वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, यहां से स्क्वायर करके पुट कर देंगे, चाहे तो एक बार Z की वैल्यू पुट कर दीजिए पहले। तो Z की जो वैल्यू होती है वो होती है R² प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर बराबर √ में 2R, दोनों ओर से वर्ग कर देंगे तो R² प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में आ गया 2R²। यहां से एक R² से एक R² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में रह जाएगा अक्स L माइनस अक्स C का। मैं आगे पुट कर देता हूं दोस्तों, यहां पर हमारे पास में रह गया अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर बराबर R²।
ये हमारे पास में रह गया एक आर स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों ओर से वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर से वर्गमूल ले लेंगे। देखिए मैं अक्सल की यहां पर वैल्यू भी पुट कर रहा हूं साथ में लगे हाथ ही, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन में ओमेगा सी बराबर प्लस माइनस आर रह जाएगा दोस्तों। मैंने ये वैल्यू दोनों ओर से अंडर लेंगे तो प्लस माइनस आर रह जाएगा इधर। ये हमारे पास में इक्वेशंस आ गई है दोस्तों। अब हम ये जो वैल्यू है इसके हम दो मान लेंगे। ओमेगा के जो मान है, जब जैसे मान लीजिए कि जो अर्ध शक्ति बिंदु ए है उसके ऊपर ओमेगा का मान है ओमेगा 1, तब हम ले लेंगे यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो माइनस में आर, कि जब ओमेगा बराबर ओमेगा 1, यह है बिंदु ए पर, बिंदु ए पर ओमेगा बराबर ओमेगा 1 लेंगे तो ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 1 सी बराबर आ गया हमारे पास माइनस में आर। हमें वैल्यू चाहिए दोस्तों इसकी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। और बिंदु बी पर हम क्या पुट कर देंगे, बिंदु बी पर ओमेगा बराबर हम ओमेगा 2 पुट कर देंगे, तो ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 2 सी इक्वल टू प्लस में आर, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 हमारे पास में आ गई है। इन समीकरण 2 और 3 को एक बार जोड़ देंगे, एक बार इनको घटा देंगे तो हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे और उसी से ही बेंड चौड़ाई निकलने वाली है। तो समीकरण 2 प्लस 3 से 2 और 3 को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, यहां से देखिए कि ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 1 सी, इसमें आप जोड़ दीजिए ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 2c बराबर, यहां पर है माइनस में r, यहां पर है प्लस में r, ये तो जीरो हो जाएगा। इन दोनों में से यहां से आप देख लेंगे कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन आ गया, l हमारे पास में रह गया, माइनस 1 अपॉन c हमारे पास में यहां से कॉमन आ गया, इधर से हमारे पास में रह गया है 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन में इधर से रह गया है ओमेगा 2 इक्वल टू इधर आ गया है दोस्तों 0। यहां से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे हमारे पास में क्या रिजल्ट निकलेगा, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन में सी, एलसीएम लेंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू, ये जीरो के इक्वल चल रहा है दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल बराबर हमारे पास में आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2। और यहां से देखिए दोस्तों ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से इधर से दोनों ओर से कट जाएगा, एल बराबर हमारे पास में वैल्यू आ गई है 1 अपॉन में सी ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, समीकरण 4 ये यूज में आएगी आगे। अब हम दोस्तों समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 3 माइनस 2 से 3 माइनस 2 से हमारे पास में एक अन्य रिजल्ट निकलेगा। 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो इधर से देखिए दोस्तों यहां पर है ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 2c माइनस, घटा रहे हैं तो ये माइनस में कर दिया, ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन में ओमेगा 1c बराबर 2r आ जाएगा दोस्तों। ये r प्लस में, ये माइनस माइनस प्लस में r हो जाएगा, तो प्लस में 2r हो गया दोस्तों। यहां से इन दोनों में से हम l कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहां से l कॉमन ले लिया तो l बाहर आ गया। यहां से हम दोस्तों ये जो माइनस में 1 अपॉन 2c और ये हो जाएगा प्लस में, तो यहां से आप देखिए दोस्तों 1 प्लस c यहां से कॉमन ले लिया तो यहां 1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर 1 अपॉन में ओमेगा 1 बच गया, माइनस में 1 अपॉन में ओमेगा 2 बच गया, बराबर में 2r चल ही रहा है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की ही हमें वैल्यू चाहिए, इन माइनस
सॉरी प्लस में। अब यहां पर भी आप एलसीएम ले लेंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम आ गया, इधर ये मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर चल रहा है 2r। तो ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। और 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2, 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसकी वैल्यू होती है l के इक्वल। तो इस राशि के स्थान पर हम l पुट कर देंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l प्लस इसकी जगह हम l पुट कर देंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये भी l आ गया बराबर में 2r आ गया दोस्तों। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 गुणा में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l बराबर आ गया 2r। और यहां से हमारे पास में निकल कर आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर r बट्टे में l। ये हमारे पास में आ चुकी है दोस्तों बैंड चौड़ाई। ओमेगा की टर्म्स में यदि आप बैंड चौड़ाई को लिखेंगे तो r बट्टा l के इक्वल आ जाएगा। और यदि आप f की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों की जगह 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 पुट कर देंगे तो 2 पाई का उधर भाग लग जाएगा। बैंड चौड़ाई को आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप यहां पर लिखना चाहें, यदि ये आपको समझ में आ गया तो मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं कि हमारे पास में जो बैंड चौड़ाई है उसको हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं। यहां पर देखिए, वहीं से मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 बराबर हमारे पास में है r बाई l। यहां से 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो f2 माइनस f1 बराबर चल रहा है r बाई l। 2 पाई का इधर भाग लगा देंगे हम। 2 पाई का जब यहां पर भाग लगता है तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, देखेंगे f2 माइनस f1 बराबर r बट्टे में 2 पाई l। ये हमारे पास में बैंड चौड़ाई का आवर्ती f2 माइनस f1 की फॉर्म में सूत्र आ चुका है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये यहां तक इस वीडियो में ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे विशेषता गुणांक की। विशेषता गुणांक की अब यहां पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब इस वीडियो का हम अंतिम पार्ट यहां पर देखने वाले हैं, विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक क्या है? क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है, गुणवत्ता गुणांक भी इसको कहते हैं, विशेषता गुणक भी इसको कहा जाता है, गुणता कारक भी इसको कहा जाता है। कैपिटल क्यू से इसको लिखेंगे दोस्तों। ये है क्या, इसको समझने से पहले मैं एक बार फिर से अनुनादी वक्र का निर्माण कर रहा हूं कि अनुनादी वक्र एलसीआर परिपथ के अंदर आवर्ती f और धारा का शिखर मान के बीच में खींचा गया ग्राफ होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि IM के मध्य ही खींचा जाए, यहां पर दोस्तों IRMS भी ले सकते हैं। हालांकि सेम वैल्यू प्राप्त होगी, सेम रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो यहां पर IRMS या IM में दोनों में से कोई सा एक ले लीजिए। यहां पर भी ओमेगा या f दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। देखिए हमने ये देखा है कि जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से प्राप्त होता है दोस्तों कि जैसे जैसे धारा का मान आवर्ती का मान बढ़ता है, धारा का मान भी उसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा और अधिकतम जो अनुनादी आवर्ती है उसके ऊपर अधिकतम मान प्राप्त होता है और उससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी अधिक आवर्तियों पर जो धारा का मान है वो 1/√2 गुणा या जो शक्ति का मान है वो 1/2 गुणा रह जाता है, जिनको हम अनुनादी आवर्तियां कहते हैं। ये हमने देख लिया था दोस्तों। और यहां पर जो बैंड चौड़ाई है उसका भी फॉर्मूला हमारे पास में f2 माइनस f1 बराबर r बट्टे में 2 पाई l के इक्वल हमारे पास में आ चुका था। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, जब r का मान बढ़ता है तो जो f2 माइनस f1 है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि जब r बढ़ाएंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जाएगा और यदि r डिक्रीज होता है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी यहां पर डिक्रीज होता
चला जाएगा दोस्तों। यदि हम आर की वैल्यू कम कर दें तो हमारे पास में जो वक्र है वो किस टाइप का प्राप्त होगा, वो दोस्तों देखेंगे आप। यहां पर एकदम शिखर मान इस तरीके से प्राप्त होता है। जो तीक्ष्णता है वक्र की वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बैंड चौड़ाई है वो घट जाएगी दोस्तों। इस स्थिति में यहां पर जो तीक्ष्णता है वो बढ़ जाएगी, वक्र की तीक्ष्णता। इसका मतलब यह है कि जो आर की वैल्यू के ऊपर इस वक्र का जो शिखर मान है उसकी तीक्ष्णता, जो वक्र है उसकी तीक्ष्णता डिपेंड करती है। ये जो वक्र है इसको हम कहते हैं अनुनादी वक्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुनादी वक्र। और अनुनादी वक्र के अंदर जो अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता का मतलब है इसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी तीक्ष्ण, कितनी तेजी से परिवर्तित होती है। यदि बहुत तेजी से बदलती है आवर्ती के साथ में तो उसकी तीक्ष्णता बहुत होगी, और यदि आवर्ती के साथ में धीरे धीरे बदल रही है तो उस वक्र की तीक्ष्णता कम होगी। तो अनुनादी वक्र की जो तीक्ष्णता है उसी का ही जो अभिलाक्षणिक गुण है, वक्र की तीक्ष्णता को बताने वाला, की तीक्ष्णता, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को बताने वाला अभिलाक्षणिक गुणांक, बताने वाला अभिलाक्षणिक गुणांक विशेषता गुणांक कहलाता है दोस्तों। मतलब अभिलाक्षणिक गुणांक का मतलब है कि उसका गुण बताने वाला जो कोफिशिएंट है, फैक्टर है, गुणांक है, उसको हम विशेषता गुणांक कहते हैं। विशेषता गुणांक कहलाता है, क्यू से लिखा जाता है दोस्तों। अब ये जो Q है इसको हम दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। अनुनादी आवर्ती बट्टे में बैंड चौड़ाई भी आप इसको पुट कर सकते हैं दोस्तों। अनुनादी आवर्ती बट्टे में बैंड चौड़ाई भी आप इसको पुट कर सकते हैं। जो अनुनादी आवर्ती है उसको आप ओमेगा आर से लिखें तो यहां पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर देंगे, और यदि इसको एफ आर से पुट करते हैं तो इसको F2 माइनस F1 से पुट कर देंगे। हम F2 माइनस F1 की जो वैल्यू है जानते हैं, और FR की वैल्यू है वो भी जानते हैं, 2 पाई अंडर में L अपॉन में C के इक्वल होती है दोस्तों। तो FR की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां से, तो 1 में 2 पाई अंडर में LC, और यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो है F2 माइनस F1 की R में 2 पाई L, तो 2 पाई L, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास में अंडर में L से एक अंडर में L भी कैंसिल हो गया। 1 में R, अंडर में L अपॉन में C बचेगा। ये हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है दोस्तों। इसका मतलब है जो क्वालिटी फैक्टर है जो अनुनाद की तीक्ष्णता को बताता है वो प्रतिरोध पर और जो एलसीआर परिपथ है उसमें लगे संधारित्र की धारिता पर तथा उस कुंडली के प्रेरकत्व पर भी निर्भर करता है। कैसे करेगा? यहां से हम देख रहे हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि तीक्ष्णता अधिक रखने के लिए प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। वो यहां से भी स्पष्ट हो रहा था कि आर का मान कम होगा तो बैंड चौड़ाई कम होगी, तीक्ष्णता अधिक होगी दोस्तों। तो विशेषता गुणांक भी यही बताता है कि विशेषता गुणांक अधिक रखने के लिए आर कम होना चाहिए, सी कम होना चाहिए और एल अधिक होना चाहिए। क्यू अधिक होने के लिए, मतलब विशेषता गुणांक अधिक होने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी कंडीशन है? 3 कंडीशंस हैं यहां से, कि आर है वो दोस्तों अधिक होना चाहिए, क्यू अधिक होने के लिए आर की वैल्यू है वो कम, आर कम होना चाहिए, सी है वो भी कम होना चाहिए, जबकि एल है वो अधिक होना चाहिए, तभी क्यू का मान अधिक होगा दोस्तों। ये था हमारे पास में एलसीआर परिपथ में विशेषता गुणांक, जो कि अनुनाद की तीक्ष्णता के बारे में बताता है, उसकी अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बताएगा। उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे को बताएगा कि जो अनुनादी वक्र है उसकी तीक्ष्णता कितनी है दोस्तों। अब हम एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के उपयोगों की बात करते हैं। तो जो रेडियो है उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर समसवरण करने के लिए एलसीआर अनुनादी परिपथ की आवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है और उसका यूज रेडियो के संचालन में होता है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो के अंदर जो संपूर्ण जानकारी हमने दी है अच्छे समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।